प्यारे बच्चों, आज प्रकृति चित्रण करने जा रही थी। मैं प्रकृति से जुड़ी कविता पढ़ने जा रही थी, आपको पढ़ाने जा रही थी। तो मुझे लगा इससे अच्छा अवसर और क्या होगा कि क्यों ना हम खुले में, खुले आसमान के नीचे, है ना, प्रकृति के पास, है ना, उसको महसूस करते हुए निराला जी की कविता पढ़ें। तो निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि, है ना। छायावादी कवियों की जो मुख्य विशेषता थी वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। प्रकृति चित्रण उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से किया, ठीक है। और अगर हम छायावादी कवियों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, इधर से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी, इन्हें छायावाद का स्तंभ माना जाता है। स्तंभ यानी कि पिलर, है ना, जिसके ऊपर पूरा छायावाद खड़ा है। तो कक्षा 9वीं में बेटा आपने सुमित्रानंदन पंत जी की एक कविता थी हमारे पाठ्यक्रम में जो पठन हेतु थी, ग्रामश्री, वो थी। और अगर आपको याद हो, हमने महादेवी वर्मा जी का एक पाठ पढ़ा था, मेरे बचपन के दिन, ठीक है। तो 10वीं के पाठ्यक्रम में आपके पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है उत्साह और अट नहीं रही, और जयशंकर प्रसाद जी की कविता है आत्मगत्य। लेकिन वही बात है कि वो केवल पठन हेतु है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करें, एक बहुत नामी साहित्यकार, ठीक है। और अगर आपको याद हो, मानवीय करुणा की दिव्य चमक जब पाठ मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बार बार एक शब्द आता था कि मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं, है ना। परिमल वैसे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना का नाम है ना, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक संस्था बनाई थी कि इन्होंने जो हमारे फादर बुल्के जिससे जुड़े हुए थे, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, है ना, जो युवा उत्साही जो साहित्यकार थे, वो उस परिमल संस्था से जुड़े हुए थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो छायावाद के मुख्य कवि हैं, जिन्होंने प्रकृति चित्रण बहुत बखूबी किया, बहुत बारीकी से किया, और साथ ही साथ उनके साहित्य में आपको फिलॉसफी, दार्शनिकता मिल जाएगी, विद्रोह मिल जाएगा, क्रांति मिल जाएगी। तो उधर से वो उत्साही भी हैं, उधर से वो प्रकृति के बहुत जैसे मर्म के ज्ञाता भी हैं, है ना। तो हमारे पास कविता है उनकी, एक है उत्साह और एक है अट नहीं रही। तो उत्साह जो है वो उनका एक आह्वान गीत है, किनका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो बच्चों, मैं बात कर रही हूँ निराला जी की प्रसिद्ध कविता उत्साह की। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत समझते हो? जब हम किसी का आह्वान करते हैं, जैसे वर्षा करने के लिए इंद्रदेव का आह्वान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसे ही जो कवि हैं वो बादलों का आह्वान करते हैं, बादलों को बुलाना चाहते हैं। तो क्यों बुलाना चाहते हैं? क्योंकि बादल जो हैं वो पीड़ित प्यासे जन की प्यास को पूरा करते हैं, है ना। अब आज की ही बात लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, है ना, और उसके बाद बादल आए, बरसे और मौसम अच्छा हो गया, सुहाना हो गया, बहुत प्लेजेंट जिसको आप कहते हो, सुहावना मौसम हुआ, है ना। तो बादल जो हैं वो क्या करते हैं? जो धरा प्यासी है उसकी प्यास बुझाते हैं, जो जन प्यासे हैं उनकी जो वो प्यास है उसे शांत करते हैं, ना, तृषा को शांत करते हैं। साथ ही साथ जो बादल विषय है वो कवि का प्रिय विषय है। और कवि क्या चाहते हैं बादलों से? बादलों से वो चाहते हैं उत्साह, उमंग, ताकि वो कुछ नया सृजन कर सकें। अब देखिए, जो कवि होते हैं, जो साहित्यकार होता है, वो अपने साहित्य से, अपनी रचनाओं से समाज को बदलने का कार्य करता है ना। तो समाज को बदलने के लिए उसे किसी ना किसी प्रेरणा की आवश्यकता होती है ना। तो वो प्रेरणा जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादलों से पाना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए, उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है, और बादल निराला का प्रिय विषय है।
कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा यानी इच्छा कामना को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस होता है विनाश, विप्लव माने भी विनाश, और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। एक होती है संकुचित सोच, जिसमें केवल हम अपने लिए सोचते हैं, केवल अपने विषय में सोचते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड, है ना। एक होता है जब हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, कि यानी पूरा विश्व मेरा परिवार है, उसकी भलाई के लिए सोचना, तो उस समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो अपनी लेखनी के माध्यम से, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो मैं शुरू कर रही हूँ बेटा। उत्साह कविता। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। अगर हम देखें, हमारे पास पहले ही पंक्ति में पहली पंक्ति से अगर हम अर्थ ग्रहण करें, तो यहाँ पर कवि ने बादलों को संबोधित किया है, तो यहाँ पर संबोधन शैली हो गई, ठीक है। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, धाराधर माने बादल, घेर घेर घोर गर्जना करते हुए गगन में, आकाश में तुम छा जाओ, अर्थात आकाश को घेर लो। ललित ललित, ललित होता है सुंदर, सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। यहाँ पर कवि ने बादलों का मानवीकरण किया। तो जैसे काले घुंघराले बाल जो होते हैं वो बच्चों के होते हैं, तो ऐसे कभी आप आकाश में देखो, कभी जैसे बिल्कुल रुई जैसे सफ़ेद बादल होते हैं, कभी बादल लाल रंग के होते हैं, कभी बहुत काले काले बादल, हम कहते हैं काले बादल आ गए हैं, बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है ना, और उनके वो जो कर्ल से बने होते हैं, जैसे बच्चों के घुंघराले बाल होते हैं, वैसे ही वो बादल दिखाई दे रहे हैं। तो ये कवि की कल्पना है। तो जो बादल हैं वो कवि को कैसे लग रहे हैं? बच्चों की कल्पनाओं के समान लग रहे हैं। तो क्या कह रहा है कवि? विद्युत छवि, विद्युत माने बिजली, है ना, छवि उर्मे, विद्युत की छवि, उर माने हृदय में, यहाँ पर तत्सम शब्दावली है बच्चों। कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। हे बादलों, अपनी घोर गर्जना से, अपने वज्र जैसी गर्जना से मेरे अंदर उत्साह का भाव भरो, ताकि मैं समाज को नव जीवन दे सकूं, अपनी नई रचनाओं से समाज को एक नई दिशा दे सकूं, मैं नूतन कविता की रचना कर सकूं। अब यहाँ देखिए, घेर घेर घोर शब्दों की पुनरावृत्ति है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर घेर घेर घोर गगन, है ना, इसमें श्रव्य बिंब है, ध्वन्यात्मक शैली है, और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। फिर से देखिए, ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो काले घुंघराले में अनुप्रास अलंकार है। बाल कल्पना के से, बाल कल्पना के समान, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। विद्युत छवि में रूपक अलंकार हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे देखिए, बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अब क्या कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी थोड़ी देर 2-3 घंटे पहले बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही थी, तो एकदम से बादल आए, आकाश में थोड़ी सी वर्षा हुई, तो क्या हुआ, मौसम बड़ा अच्छा हो गया। तो क्या कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल होता है बड़ी बेचैनी से महसूस करना, उन्मन माने अनमने से, जब हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। क्यों थे? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। विश्व के निदाघ के सकल जन, सकल माने सारे, विश्व के निदाघ सकल जन, अर्थात इस जो गर्मी है उससे जो हमारे आसपास का जो वो है वातावरण है, गर्मी के कारण कैसा उमस भरा सा हुआ था, उससे सब लोग अनमने से हो रहे थे।
तो फिर क्या हुआ, एकदम से अज्ञात दिशा से, क्यों कहा अज्ञात दिशा से, क्योंकि पता नहीं कौन से छोर से, कौन से तरफ से, कौन से किनारे से बादल आ जाते हैं। अनंत के घन, अनंत किसको कहा जाता है, अनेकार्थी में अनंत आकाश को कहा जाता है। अनंत के घन यानी आकाश से जो बादल आए, पता नहीं किस दिशा से आ गए, और उन्होंने क्या किया, तप्त धरा जल से। तो क्या कह रहे हैं कि आओ अज्ञात दिशा से तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, कि आओ और क्या करो, पूरे आकाश में छा जाओ और खूब झमाझम बारिश करो, जिससे जो ये धरा है, जो तप्त धरा है, उसकी प्यास बुझे, जो हमारी प्रकृति है उसको जल मिले, जो जीव जंतु हैं उनकी भी प्यास शांत हो। तो इस प्रकार से प्रस्तुत कविता में अगर मैं रस की बात करूं तो क्योंकि यहाँ पर उत्साह भाव है ना, तो जहाँ पर भी उत्साह का भाव हो, उमंग का भाव हो, वहाँ पर हमेशा वीर रस होता है। आपके पाठ्यक्रम में है ना जो रस, तो उत्साह भाव होने के कारण यहाँ पर इस जो कविता है इसमें वीर रस का संचार हुआ है। और दूसरी बात, दो अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं, एक तो बादल वही जो कि पीड़ित प्यासे जन की प्यास बुझाते हैं, और दूसरी तरफ जो कवि है वो इन बादलों से प्रेरणा पाना चाहता है। क्यों? क्योंकि बादलों में जो उत्साह है, जो उमंग है, वो उत्साह पाकर उस भाव का संचार कवि अपने भीतर चाहता है, ताकि वो अपनी रचनाओं से, नई रचनाओं से, नवीन रचनाओं से समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करे और साथ ही साथ समाज के नवनिर्माण में अपना सहयोग दे सके। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी आपकी उत्साह कविता। बहुत छोटी सी कविता है, जिसमें छोटी सी कविता जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर भर दिया है कवि ने। और दूसरी ओर इस छोटी सी कविता में आपको बहुत सारे अलंकार मिल रहे हैं, इसमें आपको तत्सम शब्दावली भी मिल रही है। तो अब मैं इसी के आगे क्रम में अगली कविता कराने जा रही हूं, अट नहीं रही है। अट माने समाना। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन मास का वर्णन किया है। बेटा फागुन मास कब होता है? फरवरी और मार्च में, जब हम कहते हैं कि होली फाग आ गई। उस होली फाग वाले समय में क्या होता है, जो प्रकृति होती है उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। नई नई कोपलें फूटती हैं, जो वृक्ष हैं वो पत्तों से भर जाते हैं, और नए नए रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। जो वातावरण है उसमें बहुत अच्छी सी सुगंध फैली हुई होती है ना। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, हमारे यहाँ पर भी छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, है ना। तो अब हमारे पास वो फागुन मास वाला तो समय नहीं है, ये तो देखो जून है, खूब गर्मी वाला है, लेकिन इस गर्मी में भी अगर ये पौधे थोड़े से बचे हुए हैं, है ना, तो ये देखो कितने खुश नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही प्रकृति अपनी खुशी को व्यक्त करती है फागुन मास में। तो अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। सर्वव्यापक होता है जो चारों ओर, मतलब सारी ओर फैली हुई है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है, और सच में ऐसा होता है। यदि हमारा मन प्रसन्न है तो हमें चारों खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं, है ना। और यदि हमारा मन परेशान हो तो चारों ओर चाहे जितनी मर्जी खुशियां बिखरी हुई हो, हम उसे महसूस नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अट नहीं रही है, अट माने समाना। आभा फागुन की तनसट नहीं रही है। मैंने आपको पहले ही बताया है, प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन मास का मानवीकरण किया है कि फागुन मास में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, है ना। तो क्या कहता है कि फागुन मास में जो प्रकृति की सुंदरता होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कहीं समा नहीं पा रही है, बल्कि वो सारी सीमाओं का विरोध करके बहुत व्यापकता का रूप लिए हुए चारों ओर फैली हुई है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहाँ पर फागुन मास का मानवीकरण कर दिया, क्योंकि सांस लेना तो प्राणी का वो है, मनुष्य सांस लेता है, जीवित प्राणी सांस लेते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो कवि क्या कहता है कि जो फागुन मास में चारों ओर प्रकृति में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो सुगंध है वो हर तरफ समा जाती है।
और वो सुगंध जो है चारों ओर फैली हुई होती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि ने पहले ही कहा है कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हमें चारों ओर खुशियां बिखरी हुई नजर आती हैं। और फागुन मास का जो महत्व है या जो प्रभाव है वो कुछ ऐसा ही होता है कि हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, किससे? फागुन की सुंदरता से। यानी जो प्रकृति चारों ओर अपना सौंदर्य बिखेर चुकी है, कभी चाहते हुए भी उस सौंदर्य से आंख नहीं हटा पा रहा। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, यानी पेड़ों की जो डालियां हैं वो पत्तों से भर चुकी हैं, लद चुकी माने अधिकता में पत्ते आ चुके हैं। कहीं वो हरे पत्ते हैं, कहीं वो नए नए कॉपर लाल लाल पत्ते हैं, और कहीं पर लाल लाल फूल भी है ना। कहीं पड़ी है उर में, उर माने हृदय में, मंद गंध पुष्पमाल। मंद गंध होता है, मंद मंद यानी भीनी भीनी, धीमी धीमी, हल्की हल्की खुशबू, गंध माने खुशबू, पुष्पमाल। ऐसा लगता है जो फूल खिले हुए हैं प्रकृति में, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के हृदय पर कोई सुगंधित माला पड़ी हुई है, अर्थात प्रकृति ने माला को धारण कर रखा है। पाठ पाठ शोभा श्री, शोभा रूपी संपत्ति है ना, सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य पट नहीं रही है, अर्थात जो हर तरफ जो प्रकृति की शोभा जो फैली हुई है वो समा नहीं पा रही है। अर्थात प्रकृति अपने परम सौंदर्य पर है, परम क्या कहें कि सौंदर्य की पराकाष्ठा पर है, प्रकृति बहुत सुंदर लग रही है। तो इस प्रकार से फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत कविता में कवि ने किया है। तो ये दो कविताएं थी, किसने लिखी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, जो कि हमारे छायावादी कवि हैं। छायावादी कवियों का जो विशेष जो संबंध प्रकृति के साथ, वो मन को जोड़ लेते हैं और प्रकृति का सूक्ष्मता से वर्णन करते हैं। तो इसी विशेषता को निभाते हुए ये कवि की कविता है। धन्यवाद।